फिर से आ गए हम अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म की सेकंड पार्ट को लेकर। देखो आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के आगे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों की क्वेरी आई है मेरे पास। बहुत से बच्चों ने मुझसे ये पूछा, ये कोर्स जो आप करा रहे हो 11th का अकाउंटेंसी का कोर्स जो सीरीज आप चला रहे हो, इसको करने के लिए मुझे कौन सी बुक करनी पड़ेगी, कौन से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, कौन से बुक लूँ जिसमें आपके जो ये क्वेश्चंस जो भी डेफिनेशन आप ले रहे हो वो आ जाए। तो देखो मैं क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बुक लेने की ज़रूरत है, लेकिन कोई स्पेशल बुक लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये क्लास लेने के लिए ये बुक चाहिए। आपके स्कूल में, कॉलेज में या आपकी कोचिंग वाले भैया ने जो भी बुक आपको रिकमेंड करी है आप उसी से पढ़ो। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो यूनिवर्सल बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ। आप आईसीएसई बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में हो, आपके पास आपके स्कूल में टीएस ग्रेवाल लगी हो या डीके ग्रेवाल लगी हो या आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो, किसी से भी सोर्स से आप स्टडी कर रहे हो, ये क्लास में आपको अलग से कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्सल स्टडी है, ठीक है। और रही बात मैं कौन सी बुक से पढ़ाता हूँ, तो देखो ये एक बच्चे की मारी हुई बुक है, ये टीएस ग्रेवाल है। और बेटा ये एडिशन भी पुराना है, एडिशन भी आज का नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है आप नई बुक से ही पढ़ो। अगर आपके स्कूल ने कह दिया कि आपको नई बुक ही लेनी है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो आपका काट रहे हैं। बस 2018 के बाद की बुक होनी चाहिए, क्योंकि 2018 के बाद आपका एक बिग अमेंडमेंट हुआ है, एक अच्छा खासा अमेंडमेंट हुआ है, एक जीएसटी का अमेंडमेंट हुआ है। तो उसकी वजह से कुछ टर्म्स नए निकल कर आए हैं, कुछ क्वेश्चंस नए निकल कर आए हैं, कुछ ट्रीटमेंट निकल के आई है जीएसटी की। इसलिए 2018 के बाद आपके जो भी बुक है आप उसको लगा सकते हो। बल्कि थ्योरी के लिए 10 साल पुरानी भी अगर कोई बुक है तो उसको लगा लो, उसमें भी यही बातें लिखी होंगी जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो आज की बात स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, अकाउंट्स और ड्राइंग। ये 6 पॉइंट मैंने आपके कवर कर लिए हैं। अगर आपने ये नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियो को जाकर देखो, सारे पॉइंट मैंने डिटेल में कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आज का टॉपिक आता है रेसिप्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट सेकेंड, ठीक है। ये हमारी वीडियो का पार्ट है, चैप्टर मत समझ लें, चैप्टर ये हम पहले ही ले रहे हैं अपने में। आपकी काफी बुक्सों में ये चैप्टर 2 रहता है, ठीक है, लेकिन हम इसको पहले ले रहे हैं। मैं पहले आपको अकाउंट्स के टर्म्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो ये हमारी वीडियो सेकंड है। देखो आज का जो टॉपिक आ रहा है वो हमारा है रिसीप्ट। तो सीधा पॉइंट है, आपके बिजनेस के द्वारा कोई भी पेमेंट रिसीव करना, कोई भी अमाउंट रिसीव करना, उसको हम कहते हैं रिसीप्ट। आपका बिजनेस जो भी अमाउंट रिसीव करता है दैट इज कॉल्ड रिसीप्ट। भले ही वो मशीन बेच कर आ रही हो, भले ही वो गुड्स बेच रहे हो आप, भले ही वो आपका कोई भी रिसीप्ट हो, किसी भी तरीके की रिसीप्ट, किसी भी तरीके के रिसीवेबल्स, दैट इज कॉल्ड रिसीप्ट। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय बिजनेस कॉल्ड रिसीप्ट, ठीक है। डेफिनेशन देखो उसकी, रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीव्ड फॉर सेलिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। कोई भी सेवाएं, कोई भी माल या कोई भी असेट्स बेच देने पर आपको जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है दैट इज कॉल्ड रिसीप्ट, ठीक है। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय बिजनेस फ्रॉम असेट्स, गुड्स यानी माल जिसमें आप डील कर रहे हो, जैसे मोबाइल का काम कर रहे हो तो मोबाइल, शूज का काम करते हो तो शूज, और डेयरी का काम करते हो तो मिल्क, पनीर, खोआ जो भी है, और सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं, सेवाएं, ठीक है भाई। हिंदी में थोड़ा मेरा हाथ कमजोर है, देख समझ जाना। तो असेट्स, गुड या सर्विसेज के सेल करने पर
जो भी अमाउंट रिसीव होता है दैट इज कॉल्ड रिसीप्ट। ठीक, अब रिसीप्ट टू टाइप्स की होती हैं, दो तरीके की रिसीप्ट हमारे पास होती हैं। एक होती है रेवेन्यू रिसीप्ट और सेकंड होती है कैपिटल रिसीप्ट। ठीक, देखो इनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊं उससे पहले एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं आपका। देखो हमारा बिजनेस जो भी एक्टिविटीज करता है वो दो तरीके की एक्टिविटीज करता है। कौन सी होती है? एक्टिविटीज और बिजनेस। धंधे में दो तरीके के काम होते हैं, अंग्रेजी में जिन्हें कहते हैं बिजनेस एक्टिविटी या ऑपरेशनल एक्टिविटीज या बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज। और दूसरा होता है नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज। देखो बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं? हमारे बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जिस चीज में हमारा बिजनेस डील कर रहा है, जो डे टू डे ऑपरेटेबल एक्टिविटीज है, इसको हम बिजनेस एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपका मोबाइल का बिजनेस है तो परचेज ऑफ मोबाइल, परचेज ऑफ मोबाइल इक्विपमेंट्स, मेकिंग ऑफ न्यू मोबाइल्स, सेलिंग ऑफ मोबाइल्स, ये सब क्या है? ये आपके बिजनेस ऑपरेशंस हैं। ये आप अगर सुबह 10 बजे निकल रहे हो तो ये सारे काम करने के लिए आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हो। आप सुबह सुबह अपने दुकान पर जाते हो तो यही काम करते हो। लेकिन हमारे बिजनेस में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन उनकी अकाउंटिंग होती है, जिसे हम कहते हैं नॉन बिजनेस एक्टिविटीज या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो हमारे बिजनेस का मेन उद्देश्य तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के काम आते हैं। जैसे कि सेल ऑफ असेट्स। मान लो कोई मशीन पड़ी हुई थी पुरानी, वो आपने बेच दी, वो आपके किसी काम की नहीं थी, तो वो क्या कहलाएगा? वो नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस कहलाएगा। वो आपके बिजनेस का मेन वर्क नहीं है, लेकिन आपके बिजनेस में वो घटती है और उसकी कोई एंट्रियां पास होती हैं, कुछ ट्रांजेक्शन माने जाते हैं वो, और उनकी ट्रीटमेंट अकाउंट्स में किया जाता है। मान लो आपका बिजनेस बढ़ गया, छोटी जगह से बड़ी जगह में शिफ्ट कर रहे हो, कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहे हो, कोई छोटी सी जगह थी मैन्युफैक्चरिंग वर्क का, कोई छोटी सी फैक्ट्री थी शूज की, अब इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहे हो, एक बड़े स्केल में अपना प्रोजेक्ट फाइनलाइज कर दिया आपने। अब आपकी ये जमीन बेचकर आप नई जमीन खरीदना चाह रहे हो। ये जमीन आपने बेच दी, क्या ये आपका डेली एक्टिविटी थी? ये डे टू डे एक्टिविटीज नहीं थी। आपने अपना बिजनेस लैंड सेलिंग के लिए नहीं खोला था, आपने शूज बनाने के लिए अपना बिजनेस खोला था। तो शूज बनाना, खरीदना, बेचना इज कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। एंड लैंड बेच देना, अपनी फर्नीचर बेच देना, कोई मशीन इक्विपमेंट बेच देना, दैट इज कॉल्ड नॉन बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से अगर जमीन बेच कर कहीं और जा रहे हो तो सेलिंग ऑफ दिस लैंड इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब मैं वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ। रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट क्या होते हैं? रिसीप्ट मैंने आपको बता दी, एनी अमाउंट रिसीविंग फ्रॉम सेलिंग ऑफ असेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड रिसीप्ट। अब रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है? देखो नीचे देखो पॉइंट पर, क्या सीधी सीधी बात है, बिजनेस एक्टिविटी से जो भी रिसीविंग आपकी होती है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है, मान लो आप डेली बेसिस पे अपने जो भी काम करते हो, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये आपके रेवेन्यू रिसीप्ट में आते हैं। ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस से आपके जो भी काम होते हैं, जैसे कि आप अपनी असेट्स जो भी बेचते हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीप्ट। जो डेली के काम नहीं है, जो साल में ऐसी घटनाएं सिर्फ एक या दो बार होनी है, ऐसे ट्रांजेक्शन एक या दो बार होने हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीप्ट, जिससे आपकी कैपिटल इफेक्ट करती है। और रेवेन्यू से आपका प्रॉफिट इफेक्ट करता है। टेक्निकल अगर मैं भाषा में बोलूँ तो रेवेन्यू रिसीप्ट से आपका प्रॉफिट और लॉस इफेक्ट करता है, जबकि कैपिटल रिसीप्ट से आपकी असेट्स या लायबिलिटीज इफेक्ट करती है। दैट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग बिजनेसेस, एंड द अमाउंट रिसीव फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग बिजनेसेस इज कॉल्ड
कैपिटल अच्छा, जैसे कि मान लो सेल ऑफ लैंड, फर्नीचर, मशीन एक्सेट्रा। आपकी बुक क्या कहती है इसके बारे में, ये देख लेते हैं। रेवेन्यू रिसीव्ड, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज से जो भी रिसीव्ड होती हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीव्ड। से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, अपना माल बेचना या फिर सर्विसेज देना, और इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज से इन फिक्स्ड एसेट्स, फालतू बात है। दे आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो फालतू की बात है, ये इसका ट्रीटमेंट क्या होते हैं, ये प्रॉफिट और लॉस में कैसे शो करता है, इसके ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करना होता है। तो जिस दिन बैलेंस शीट बनाएंगे उस दिन बता दूंगा इसकी एंट्री कैसे होती है, जिस दिन प्रॉफिट एंड लॉस बताएंगे उस दिन बता दूंगा कि इसकी एंट्री कैसे होती है। आज टेंशन नहीं लेनी है, इतना आगे नहीं बढ़ना है, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। फिर उसके बाद ये आगे क्या कहते हैं, आगे कोई काम की बात नहीं दिख रही बेटा। अब आगे आते हैं कैपिटल रिसीव्स में। कैपिटल रिसीव्स के बारे में आपकी बुक क्या कहती है, इट इज द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शन विच आर नॉन रेवेन्यू इन नेचर। उसने कहते हैं कि रेवेन्यू रिसीव्स को छोड़कर जितने भी बाकी ये होते हैं सारे कैपिटल रिसीव्स होते हैं, यानी कि और नॉन ऑपरेटेबल बिजनेस से आते हैं ये, यानी नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से आते हैं, नॉट रेवेन्यू रिसीव्ड इन नेचर, समझ रहे हो, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से जा रहे हैं। दे आर शोन इन बैलेंस शीट, कहीं भी दिखाओ ने, हमें कोई मतलब नहीं है, अभी बाद में देखते हैं इनको। एग्जाम्पल में क्या बता रहा है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, लोन चुका दिया, ये लोन ले लिया, दे ऑल आर कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, मजे आ गए सुन के। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है एक्सपेंडिचर। तो भाई आगे बढ़ते हैं, आज का सेकंड पॉइंट है एक्सपेंडिचर। देखो आपकी बुक में एक और टर्म है जिसको ये बोल रहे हैं एक्सपेंस, इसको साइड में लिख देता हूं। एक्सपेंस क्या होता है ये मैं एक्सपेंडिचर के साथ ही बता दूंगा। एक्सपेंडिचर एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर ही एक्सपेंस आता है, ठीक है। तो जब आएगा जब बता दूंगा आपको। अब एक्सपेंडिचर बढ़ते जाएगा। देखो कोई भी अमाउंट अगर आपके बिजनेस को रिसीव होता है तो उसे हम कहते हैं रिसीप्ट, भले वो कैपिटल रिसीप्ट से हो या फिर रेवेन्यू रिसीप्ट से हो, दे ऑल आर कॉल्ड रिसीप्ट। उसी तरीके से बिजनेस चलाने के लिए जो भी अमाउंट आपका बिजनेस पे कर रहा है, जो भी खर्चा आपका बिजनेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर यानी कोई भी पैसा आपका बिजनेस पे कर रहा है फॉर ऑपरेट द बिजनेस, या फिर कोई भी लायबिलिटी पे करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक। अब जैसे रिसीव्स के दो पार्ट्स थे, उसी तरीके से एक्सपेंडिचर के तीन पार्ट्स हैं, दो वही वाले हैं रिसीव्स वाले। एक्सपेंडिचर के, चलो मैं लिख देता हूँ, उसकी डेफिनेशन पहले लिखता हूँ। एनी अमाउंट पेड बाय बिजनेस, ठीक है, मैंने पूरा ले लिया इसमें, एनी अमाउंट पेड बाय बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक। अब एक्सपेंडिचर कितने तरीके के होते हैं, फर्स्ट सेम जैसे रेवेन्यू रिसीव था वैसे ही ले लेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर था वैसे ही ले लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक एक्सपेंस और होता है हमारा, एक एक्सपेंस और होता है जिसे हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक। समझते हैं इनको क्या होता है। मैंने आपको ऊपर कैपिटल रिसीव्स के लिए क्या होता था कि नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस से होने वाली जो भी इनकम होती है उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीव्स। उसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे जो भी होते हैं उस सभी एक्सपेंसेस को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस। जैसे कि साहब, जैसे कि मान लो आपने परचेज कर ली कोई लैंड, परचेज कर ली कोई मशीनरी, परचेज कर ली कोई फर्नीचर, कहीं से कोई मान लो मशीन सही करवा ली, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंस ऑन रिपेयरिंग ऑफ असेट्स, ये भी कैपिटल एक्सपेंस है। जो लैंड थी आपकी उस पर आपने एक फैक्ट्री खड़ी करवा दी, दैट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जिस भी एक्सपेंसेस है आपकी असेट्स क्रिएट होती है
दैट्स कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ में आ गया? डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और क्या समझ में आता है और क्या नया पॉइंट निकलता है, देखते हैं। इट्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर असेट, कोई असेट को एक्वायर करने के लिए जो भी एक्सपेंस करते हैं, और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग असेट्स विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जिससे हमारी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ऑपरेटिवल एक्सपेंसेस भी कहते हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी कहते हैं, और आपकी बुक में जो एक्सपेंस टर्म दे रखा है वो एक्चुअली में, जो मैंने अभी देखो साइड में लिखा था, बुक में जो एक्सपेंस टर्म दिया हुआ है उसको एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंस ही कहते हैं। ठीक है, मैं एक्सपेंस अलग से नहीं बढ़ा रहा हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंस को ही, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंस बोला जाता है। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंस होता क्या है, लेकिन आपको अपने बिजनेस को ऑपरेट करने में जितने भी खर्चे होते हैं सबको रेवेन्यू एक्सपेंस कह देते हैं। मान लो आप सैलरी पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, रेंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, ये जितने भी खर्चे हैं ये सब आपके किस में आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस में आते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबी कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, सिंपल सी बात है। और देखो, कैपिटल एक्सपेंस आप समझ गए, रेवेन्यू एक्सपेंस आप समझ गए। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, ये नई क्या चिड़िया है? देखो, ऐसे एक्सपेंस जो आपने आज खर्च किया है, लेकिन इस एक्सपेंस का फायदा आपको आने वाले समय में, यानी अगले अकाउंटिंग ईयर में या अगले साल या आने वाले फ्यूचर में आपको उस चीज का फायदा होता है, उसे हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। सर, ये आपकी बात कहीं सुनी सुनी सी लग रही है, आपने ये बात पहले भी कहीं कही हुई है। हाँ बेटा, मैंने कही हुई है, इसका मतलब आप मेरी क्लासेस को बड़े ध्यान से पढ़ते हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, बोला सब, शाबाश। मैं तो आपको एकदम नालायक समझता था, लेकिन आप तो होशियार निकले। एक्चुअली ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में कही थी फिक्टिशियस असेट्स के बारे में। फिक्टिशियस असेट्स एक ऐसी असेट्स होती हैं, एक ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि हम एक्सपेंस करते हैं अपने आने वाले फ्यूचर में फायदा लेने के लिए, यानी उन एक्सपेंस का फायदा में आने वाले फ्यूचर में होता है। तो सर, क्या फिक्टिशियस असेट्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस एक ही बात होती है? नहीं बेटा, ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस और फिक्टिशियस असेट्स क्या होती है। मान लो कल वाले एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक एडवर्टाइजमेंट करवाना है बेटा। एडवर्टाइजमेंट में हम एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के पास गए, उसने कहा कि आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए 2.5 लाख रुपए लगेंगे, जो कि टीवी पर 5 साल तक चलेगा। यानी कि ये एक्सपेंस आपको बेटा कितने सालों तक फायदा देने वाला है? ये 5 ईयर्स तक फायदा देने वाला है। तो यानी कि इसकी कॉस्ट आप 5 ईयर तक बियर करोगे, ये कॉस्ट आप 5 साल तक अपनी बुक्स में कंटिन्यू शो करते रहोगे। यानी क्योंकि ये एक्सपेंस 5 ईयर तक वर्क करने वाला है, ये एक्सपेंस 5 ईयर तक कंटिन्यू चलने वाला है, इसलिए ये खर्च तो पूरा आज कर दिया है, लेकिन इसका फायदा, इसकी ट्रीटमेंट हम पूरे 5 साल तक करेंगे। देखो, इस एक्सपेंस की पहली साल कुछ कॉस्ट होगी, सेकेंड ईयर कुछ कॉस्ट होगी, थर्ड ईयर कुछ कॉस्ट होगी, फोर्थ ईयर की कॉस्ट होगी, और फिफ्थ ईयर भी कुछ कॉस्ट होगी। सिंपली हम ये मान लेते हैं कि 2.5 लाख 5 साल तक जो पे करा है उसकी हर साल इक्वल कॉस्ट होगी, और 50,000 रुपए हर साल पे करने हैं उसके लिए। पे क्या करने हैं? पे तो हमने 2.5 लाख रुपए आज ही कर दिए हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट हर साल 50,000 रुपए मानी जाएगी। 50,000 रुपए पहले साल, 50,000 रुपए दूसरी साल, 50,000 रुपए तीसरी साल, 50,000 रुपए चौथी साल, और 50,000 रुपए 5वीं साल। तो देखो, 2.5 लाख रुपए को मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इस 2.5 लाख रुपए को एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, 2.5 लाख रुपए इसको हम असेट्स मानेंगे। लेकिन बेटा पूरे 2.5 लाख को असेट्स नहीं मानेंगे। हमारे पहले ईयर, यानी जिस ईयर में हम खड़े हुए हैं, जिस ईयर में हम इसको खर्च कर रहे हैं, हम फर्स्ट ईयर खड़े हुए हैं, फर्स्ट ईयर हम 50,000 रुपए दिखाएंगे कि इस साल 50,000 रुपए हुए हमारे खर्च हुए एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वाले को हमने 2.5 लाख रुपए दिए हैं, उसमें से 50,000 रुपए इस साल वर्क करेंगे, और 2 लाख रुपए चुपचाप बैठे रहेंगे कि हम अगले साल काम करेंगे। आपकी जो सेल बूस्ट करेंगे हम, वो हम अगले साल करेंगे। आपके 2 लाख रुपए बोलेंगे ये, बाकी ये दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वीं ईयर वाले पैसे।
और पहला वाला जो ईयर होगा उसके 50,000 रुपये क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि आपको इस एडवर्टाइजमेंट का फायदा मैं इसी साल दूंगा। यानी कि जो खर्चा आपने इस साल किया है 50,000 रुपये, इसको तो हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। और बाकी के जो 4 ईयर के जो एक्सपेंस है, जिसको हम आने वाले समय में हम इसको बियर करेंगे, जो सेल हमारी बूस्ट होगी वो आने वाले समय में जो बूस्ट होने वाली है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर की एक्सपेंस में होने वाली है। ये हमारी संपत्ति मान लेंगे हम, इसको हम फिक्टिशियस असेट्स बोल देंगे। तो ये 2 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, फिक्टिशियस असेट्स, और 50,000 रुपये क्या हो जाएंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई ज्यादा इसमें समझने बूझने वाली बात नहीं है। बड़े होशियार बच्चे हैं मेरे, मुझे मालूम है, समझ गए होंगे। जिसमें है इनकम, प्रॉफिट और गेन। देखो ये तीनों ही एक तरीके के अर्निंग्स हैं हमारी, ये तीनों ही बिजनेस की अर्निंग मानी जाती है। मानते हो इस बात को? तो सर जब ये तीनों ही अर्निंग है तो इनको अलग अलग नाम क्यों दे रखे हैं, तीनों को अर्निंग क्यों नहीं बोल देते हैं? देखो इन तीनों को ही अकाउंटिंग अलग अलग चीज मानती है हमारी। इनकम, प्रॉफिट और गेन तीनों ही अकाउंटिंग में अलग अलग वर्ड्स हैं। इन तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है। मैंने आपको बताया था बिजनेस एक्टिविटीज और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज, तो समझो। सबसे पहले लेता हूं प्रॉफिट। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो भी अर्निंग होती है, जो भी बिजनेस ऑपरेशन से, बिजनेस एक्टिविटीज से जो भी हमारी प्रॉफिट होता है, यानी अर्निंग होती है, सॉरी, ये तो माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अर्निंग जो भी होती है उसको हम कह देते हैं प्रॉफिट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हमारे प्रॉफिट जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। देखो, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है भाई, सेकंड होता है नेट प्रॉफिट। अब इसको समझाता हूँ। देखो एक एग्जांपल लेके मैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट समझाता हूँ। प्रॉफिट 2 तरीके के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने कोई सेल की। भाई प्रॉफिट क्या होता है, सेल माइनस परचेज इज कॉल्ड प्रॉफिट। मान लो आपने कोई सेल की 2 लाख रुपए की, उसमें से जो माल आपने 2 लाख रुपए का बेचा है वो एक्चुअली में आपने खरीदा कितने का था, वो एक्चुअली में आपने 1,30,000 रुपए का खरीदा था। और उस माल को बेचने के लिए आपने कुछ एक्सपेंसेस भी कर दिए, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होते हैं बताऊंगा, चिंता मत करो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने कुछ करे, मान लो 20,000 रुपए कर दिए, तो इस माल को बेचने में आपको कुल 1.5 लाख रुपए लग गए। 1.5 लाख रुपए आपने एक पीस का माल खरीदा और 20,000 रुपए आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिए। तो कुल मिला के आपको जो हाथ में आया वो 50,000 रुपए आपको मिले। यानी देखो आप घनश्याम को कुछ बेचने के लिए गए थे, घनश्याम ने आपको फोन पे ऑर्डर दे दिया था। फोन पे उसने कहा कि भाई फलान फलान माल ले आना। माल का आप इनवॉइस बना के ले गए कि भाई 2 लाख रुपए की इनवॉइस बनी। अब आपने फटाफट से टेम्पो वाला बुलवाया, टेम्पो वाले ने कहा कि भाई साहब 20,000 रुपये दूंगा। आप 2 लाख रुपए का बिल बना के ले गए हो, माल 1,30,000 रुपये का, 1,30,000 रुपये का माल 2 लाख में बेच रहे हो, और वहां तक पहुंचाने में, उस माल को बेचने में 20,000 रुपये का आप कुछ एक्सपेंस कर रहे हो। तो आपको मान लो घनश्याम ने तुरंत पैसे दे दिए आपको, तो आपके हाथ में क्या आया मुझे ये बताओ। आपके हाथ में 50,000 रुपये आए, क्योंकि 1,30,000 तो आप दे दोगे जिससे आपने माल खरीदा। 20,000 रुपये आप तुरंत ऑटो वाले को ऑन द स्पॉट दे दोगे। अब 2 लाख रुपए उसने दिए थे, आपके हाथ में बचे 50,000 रुपये। दैट्स कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, जीपी कहलाएगा वो हमारा। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, माल बेचने के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं, माल बेचने के लिए जो भी खर्चा हमें करना पड़ता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
वो एक्सपेंस जो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके सेल्स से, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि उन एक्सपेंसेस के बिना शायद वो माल बिक भी नहीं पाता, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। मान लो आपका शू बिजनेस था, शू बिजनेस में आप मैन्युफैक्चरर हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो। अब जब आप माल बेचते हो तो एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनाकर बेचते हो। उस माल को बनाने के लिए आप कुछ रॉ मटेरियल परचेज करते हो, लेदर खरीदते हो, थ्रेड्स खरीदते हो, लेबर को पैसे देते हो, वेजेस देते हो। तो ये सभी जो एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हो, ये क्या है? ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनके बिना आपकी सेल नहीं हो सकती। आपका माल प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होगा, माल कंप्लीट नहीं होगा तो सेल नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर ट्रांसपोर्ट, माल पहुंचाना है आपको, पैकिंग करनी है, ये सब कॉस्ट क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएंगे, क्योंकि इनके बिना आपकी सेल पूरी नहीं हो सकती है। अगर ट्रांसपोर्ट वाले को पैसे नहीं दोगे, माल नहीं ले जाएगा, माल नहीं ले जाएगा तो सेल नहीं होगी। ये क्या है? ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है बेटा आपके। ठीक है। अब बच्चे कहेंगे कि सर बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट यानी फायदा, फायदा यानी कि इस 50,000 रुपए को मैं अपने घर ले जा सकता हूँ? क्या इसकी मैं पार्टी कर सकता हूँ? क्या इस पैसे को मैं उड़ा सकता हूँ? नहीं बेटा, ये एक्चुअली में ओनर्स प्रॉफिट नहीं होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी छुपे बैठे हुए हैं, जिनको आपको हटाना पड़ेगा, जो आपको पे करने पड़ेंगे, जो आप किसी से वादा करके बैठे हुए हो। जैसे कि नॉन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और नॉन डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? दो पहले समझ लेते हैं, बताता हूँ आगे। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया था 50,000 रुपए। इसमें से आप नॉन डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर दो। मान लो हो गए थे 20,000 रुपए, और मतलब 30,000 रुपए मान लो, ऊपर 20,000 रुपए पहले से ले रखे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। मान लो 30,000 रुपए नॉन डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए थे। अब नीचे फाइनल बचकर आया 20,000 रुपए, जिसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। इस पैसे को हम सीधे अपने घर ले जाएंगे और उड़ाएंगे। ठीक है। देखो, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये मैंने आपको समझा दिया, आप समझ गए। एक पॉइंट और निकल गया है इन दोनों के बीच में से, वो था नॉन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नॉन डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक पॉइंट निकल गया है। नो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया जो डायरेक्ट सेल से रिलेटेड हो। अब नॉन डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपकी डायरेक्ट सेल से तो रिलेटेड नहीं होते, लेकिन आपके बिजनेस को वो पे करने होते हैं ऑपरेशंस के लिए, अपने नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए वो एक्सपेंसेस आपके बिजनेस को करने पड़ते हैं। जैसे कि सैलरी बांटना, जैसे कि टेलीफोन एक्सपेंसेस देना, जैसे कि बिजली का बिल पे करना। इनसे आपकी सेल तो नहीं रुक रही है, लेकिन ये आपके बिजनेस को रन करने में काम आ रहे हैं। तो वो एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस को रन करने में काम आए, दैट इज कॉल्ड नॉन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? प्रॉफिट सेक्शन यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है गेन। देखो, ये भी एक तरीके की अर्निंग होती है, लेकिन इसमें होते हैं नॉन बिजनेस ऑपरेशंस। नॉन बिजनेस ऑपरेशन जैसे मैंने आपको पहले बता दिए, सेल ऑफ मशीन, या लैंड बेच दी, या फिर ऐसा कोई भी हमने असेट्स अपनी बेच दी जिससे कि हमें कोई प्रॉफिट हुआ, जिससे हमें कोई अर्निंग हुई, दैट इज कॉल्ड गेन। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। गेन इज अ इंक्रीज ऑफ ओनर्स इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर देन डे टू डे अर्निंग। आपकी डे टू डे अर्निंग के अलावा आपकी जिस भी रिसोर्सेज से, जिस भी सोर्स से आपकी कुछ रिसीव हो जाती है, उसे हम कहते हैं गेन। डे टू डे अर्निंग फ्रॉम इरेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर। नॉन रिकरिंग नेचर जो कि रोज रोज रिकर नहीं हो रही है, जो रोज रोज घटित नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग नेचर। अब बिजनेस में आप लैंड बेच रहे हो, ये मशीन बेच रहे हो, या फर्नीचर बेच रहे हो, ये क्या रोज कर रहे हो क्या? मान लो इन्वेस्टमेंट था, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था कहीं 5 लाख का, वो आज आपने रिलायंस में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, आज बेचा है तो 2,000 रुपये का फायदा हो गया, या 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। तो ये क्या, ये आप या रोज रोज नहीं कर रहे हो, ये नॉन रिकरिंग नेचर की एक्सपेंसेस है। ठीक है, ये गेन कहलाते हैं, सिंपल। और फिर एंड में आता है हमारा इनकम। देखो, इनकम एक बड़ा पॉइंट है, एक बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर प्रॉफिट भी आता है और इसके अंदर गेन भी आता है। यानी आपकी कोई भी रिसीप्ट हो, एनी अर्निंग,
रिसिप्ट नहीं कहेंगे, रिसिप्ट तो सेल होता है, लेकिन जब परचेज और एक्सपेंस मान करते हैं तो उसमें से कुछ रिसिप्ट, उसमें से कोई अर्निंग होती है, कुछ इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, गेन होता है। तो एनी अर्निंग, वो चाहे मशीन बेचने पर हो, लाइक कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो, लाइक गुड्स माने माल, तो किसी भी तरीके की अर्निंग हो दैट इज कॉल्ड इनकम। ठीक है, ये सिंपल सा पॉइंट था। अब देखो, इनकम, प्रॉफिट और गेन मैंने कवर कर लिया। देखो पैरेलल मैंने तीनों पॉइंट कवर कर लिए। ये तो थी अर्निंग। अब लॉस में कितने होते हैं सर? लॉस कैसे, कितने पढ़ाओगे एक साथ? देखो लॉस कुछ नहीं है, अकाउंट में लॉस को एक ही टर्म में डिनोट करा है, लॉस, एनी लॉस incurred by देखो बाय कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। उसका कोई भी नेचर हो बेटा, किसी भी तरीके का घाटा हो रहा है आपको, वो लॉस कहलाएगा। मान लो गुड्स जो आपने अपने घाटे में बेची दिया, दैट इज कॉल्ड लॉस। मशीन आपने 2 लाख की खरीदी थी, आज 50,000 रुपए की बिकी है, नॉर्मल सा होता ही है, मशीन कभी भी रेट टू रेट नहीं बिकती, उसे कैपिटल, उसे लॉस कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी असेट्स आपकी बिक जाए कम प्राइस पे, उसमें कोई घाटा हो जाए, दैट इज कॉल्ड लॉस। और कोई भी अगर रेवेन्यू नेचर का, यानी कि माल अगर आपका ऑपरेशन या नॉन ऑपरेशनल, रेवेन्यू या कैपिटल, किसी भी तरीके का घाटा हो, दैट इज कॉल्ड लॉस। ठीक है, डेफिनेशन दे दी। लॉट इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर द पीरियड, इट्स रेवेन्यू। सीधी बात कर रहा है बेटा, बुक्स बहुत पॉइंट टू पॉइंट बोला इस बार तो। इसने कहा कि आपका एक्सपेंस रेवेन्यू से बढ़ जाए तो उसे हम लॉस कह देते हैं। हमेशा की तरह आज भी बड़ा मजा आया आपको पढ़ाने में। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर हुए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, नहीं हुए तो अभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी कर दो नीचे, ताकि वो डाउट मैं आपका नेक्स्ट क्लास में ले सकूँ। टिल देन स्टे एट होम, सेफ रहो, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से लूंगा। स्टिल बेसिक अकाउंट टर्म्स ही लेंगे नेक्स्ट क्लासेस में भी। लेकिन देखो, अब जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। अब बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, कुछ ही रिलेटेड मैं समझता हूँ कि ट्रेड रिसीवेबल्स हुआ जैसे, तो कुछ ही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, वरना सारी परचेज, सेल, कॉस्ट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, सीधे चीजें हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स खत्म कर देंगे। टिल देन आप स्टडी करो जो भी मैंने पढ़ाया, आपकी जो भी बुक लगी हुई है, और जो भी क्वेरी होती है वो कमेंट में लिखो। थैंक यू।